नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। बिहार में जो 8 सीटें बची हुई हैं मतदान के लिए, उनमें क्या मौसम अपने कड़े मिजाज के साथ आड़े आएगा? चिंता अब इस बात की है क्योंकि वैसे ही मतदान ज़रा कम हो रहे थे और अब जबकि ये भीषण गर्मी और आसमान पर जाता हुआ पारा अपने आप में लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो लोग बाग निकलेंगे कैसे? वैसे मौसम में थोड़ी ठंडक आएगी, उम्मीद इस बात की जा रही है क्योंकि मतदान में अभी भी थोड़ा वक्त है। 1 जून सुबह 7 बजे जब मतदान शुरू होगा, तो आप यही समझिए कि ये जो 44 दिन लंबी प्रक्रिया, जिसमें कि 7 चरणों में मतदान हुए हैं, होने जा रहे हैं, उसके विधिवत समापन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। और इसके बाद जब मतदान खत्म होगा तो एग्जिट पोल, जिस पर आपकी निगाहें जाहिर है होंगी, और उसके बाद फिर इंतज़ार, और वो ज़बरदस्त इंतज़ार, जिसके बाद आएगा 4 जून का नतीजा। एग्जिट पोल धड़कनें बढ़ाएंगी, लेकिन आप जानते हैं एग्जिट पोल कई दफ़े उलट जाती हैं, नतीजे बिल्कुल ही उल्टी दिशा में आते हैं। तो ऐसे में आज ये ज़रूरी है समझना कि ये जो आखिरी चरण के मतदान हैं, 7वें चरण के मतदान हैं बिहार की 8 सीटों पर, उनकी दशा दिशा आखिरकार क्या रहने जा रही है। चुनाव प्रचार तो देखिए ख़त्म हो गया है। उम्मीदवार अपनी सारी ताकत झोंकने के बाद कल 30 तारीख को प्रचार जब ख़त्म हो जाएगा तो थोड़ा बहुत जो डोर टू डोर कैंपेन है वो करेंगे और उसके बाद फिर निश्चिंत हो जाएंगे और सब कुछ ऊपर वाले पर छोड़ देंगे, ताकि ये जो जीत का आंकड़ा है वो उन्हें वोटों के तौर पर प्राप्त हो जाए। लेकिन वोटरों ने अपने मन में क्या रखा है, उम्मीदवारों को वो कैसे तोल रहे हैं, हम आपको सीट बाय सीट आज बताएंगे। 8 सीट है आखिरी चरण में और 8 सीट पर जो गुणागणित है और किसकी स्थिति ज़्यादा मजबूत लग रही है, वो समझना आज की तारीख में ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, ऐसा है कि ये सारी सीटें तो वैसे भी एनडीए के पास हैं। पिछली दफ़ा नतीजे ही कुछ ऐसे आए थे, 40 में से 39 सीटें चली गई थी एनडीए को, मात्र 1 कांग्रेस ने जीती थी, वो भी किशनगंज वाली। तो ये 8 सीटें इस वक्त जिम्मेदारी बीजेपी एनडीए को अपने पास बचाए रखने की। वहीं कांग्रेस और आरजेडी के लिए एक प्रतिष्ठा का सवाल भी, क्योंकि लालू यादव की बेटी भी इस चरण में मतदान में है, रोहिणी आचार्य के अलावा डॉक्टर मीसा भारती, और बिहार में वैसे लोग जो केंद्र में पहले मंत्री रह चुके हैं, उनमें से कई कद्दावर चेहरे भी चुनाव लड़ रहे हैं। रविशंकर प्रसाद और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा, ऐसे लोग अभी जो गई सरकार या निवर्तमान सरकार है उसमें ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह, ये तमाम लोग चुनाव मैदान में हैं। तो कहा यही जा सकता है कि बड़ा हाई प्रोफाइल चुनाव बिहार में होने जा रहा है और ऐसे में ज़रूरी है कि समझा जाए आखिर इन 8 सीटों पर गुणागणित है क्या। देखिए, जो 8 सीटें हैं वो कुछ इस तरह से सुसज्जित हैं कि उनकी जो दूरी है वो वाराणसी से ज़्यादा नहीं है, वो बिहार के सुदूर में नहीं है, वो ज़्यादा से ज़्यादा पटना तक आती हैं। 4 सीटें शाहाबाद मंडल में आ जाती हैं और 4 सीटें पटना के आसपास की सीटें। और इस तरह से हम पाते हैं कि जो वाराणसी में चुनाव है प्रधानमंत्री का, और जिस हाई लेवल कैंपेन को हमने हाल के दिनों में देखा है, उसका एक असर आपको बिहार के जो ये 8 सीट हैं उन पर भी दिखाई पड़ सकता है। क्या इसी हिसाब से ये सजाई जाती हैं कि ये चरण दर चरण जो सीटें होती हैं कुछ इस प्रकार ही गढ़ी जाती हैं, और चुनाव को क्या 7वें चरण तक लाने का कुछ सीटों में मकसद ये होता है कि प्रधानमंत्री के लिए जो हाई लेवल कैंपेन है उसका असर इन सीटों पर हो, हमें पता नहीं। लेकिन आखिरी चरण में पूर्वांचल में भी चुनाव, आखिरी चरण में बिहार के
यूपी से सटे हुए इलाकों में भी चुनाव, ये एक अपने आप में दृश्य है। अब सीटों की बात की जाए तो पहले बात कर लेते हैं वो सीटें जो कि शाहाबाद में आती हैं। किसी ज़माने में शाहाबाद मंडल, लेकिन अभी भी लोग उस संदर्भ में इन सीटों को या इन क्षेत्रों को गिनते हैं, जैसे कि आरा की सीट हो गई, काराकाट की सीट हो गई, सासाराम की सीट हो गई और बक्सर की सीट हो गई। शुरुआत बक्सर से। देखिए, बक्सर एकदम लगा हुआ है वाराणसी से, और बक्सर की सीट एक ऐसी सीट है जिसको लेकर के ज़बरदस्त बहस और विवाद उस वक्त हुआ जब सिटिंग एमपी अश्विनी चौबे की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दी। भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ही लोगों की टिकटें काटी, उसमें अश्विनी चौबे भी थे। अश्विनी चौबे ने शुरुआत में बड़ी नाराजगी दिखाई, लेकिन बाद में मान गए। टिकट किसे मिला? मिथिलेश तिवारी, जो कि आउटसाइडर हैं। ठीक उसी तरह से अश्विनी चौबे जैसे आउटसाइडर थे, भागलपुर से आए थे, बक्सर में चुनाव लड़ रहे थे। मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के हैं, और ये मुद्दा उनके खिलाफ उनके अपनों के बीच ही कायम रहा। और वहाँ एक लोकल अरुण मिश्रा, जो कि उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें टिकट मिलेगा, एक्स आईपीएस ऑफिसर, वो भी चुनाव मैदान में है। और कहा यही जा रहा है कि जो समर्थक वर्ग है मिथिलेश तिवारी का, उसी में से एक अंश अरुण मिश्रा की तरफ चला जाएगा और उनकी उम्मीदवारी को कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा। सामने है खड़े सुधाकर सिंह, जगदानंद सिंह के लड़के, आरजेडी की टिकट, और अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते रहे हमेशा। लेकिन ये ज़रूर है कि किसानों के मसले पर खड़े हुए और किसान और किसानी से ताल्लुक़ रखते हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो जाहिर है कि उनकी अपनी एक सपोर्ट बेस है। और जो सीट है ये बक्सर की, ये लगातार हमेशा भारतीय जनता पार्टी के पास रही है। साल 2009 में सिर्फ एक बार ये आरजेडी के पास आई थी, और उस वक्त सुधाकर सिंह के पिता जगदानंद सिंह ने ही ये सीट जीती थी आरजेडी के लिए। तो उनके परिवार का खासा रसूख है, और उम्मीद की जा रही है कि बड़ी कड़ी टक्कर होने जा रही है। पर यहाँ भी इस सीट पर भी एक पेंच है। पास के डुमरांव से, जो कि बक्सर पार्लियामेंट्री में ही आता है, ददन पहलवान, उन्होंने भी दावा ठोक दिया है। और ददन पहलवान जो भी लड़ते हैं, अच्छा खासा वोट ले आते हैं, उनके बारे में यही कहा जाता है। विधायक भी चुने गए हैं, हालांकि पिछली बार जब विधायकी में लड़े तो चुनाव हार गए थे। लिहाजा उनके लिए क्या कहा जाए, वो काटेंगे या नहीं काटेंगे। तेजस्वी ने जाकर के वहाँ भाषण दिया है, और जाहिर है कि उनके समर्थन के लिए जो अपील की गई है तेजस्वी के द्वारा सुधाकर सिंह के समर्थन के लिए, तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि उनके वोटों में क्षरण नहीं होगा। लेकिन जैसे अरुण मिश्रा इस तरफ, वैसे ही ददन पहलवान इस तरफ। बताया यही जा रहा है कि अगर आउटसाइडर टैग ये हटाने में सफल हुए मिथिलेश तिवारी तो ठीक, वरना सुधाकर सिंह उनसे 20 पड़ जाएंगे। गोपालगंज से मिथिलेश तिवारी आते हैं, उनके साथ टीम भी गोपालगंज की आई। ये सब बातें कहीं कहीं पुरानी हो गई बातें, अब तो चुनाव के मुहाने पर, मतदान के मुहाने पर खड़े हैं। ये ज़रूर है कि वहाँ पर जो एनडीए के मत हैं वो कम नहीं है, इसीलिए तो बार बार जीतते हैं। पिछले 2 बार से जीत रहे थे, लेकिन सुधाकर सिंह के रूप में एक बड़ा प्रबल उम्मीदवार, और अगर अंदर खाने खींचतान नहीं मचती है, कुछ भीतरघात नहीं होता है, तो मिथिलेश तिवारी की स्थिति मजबूत, वरना कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि टाइट मामला उनके लिए हो जाएगा। अब आ जाइए आरा में तो बहुत ही हाई प्रोफाइल आर.के. सिंह साहब चुनाव लड़ रहे हैं। आर.के. सिंह जो कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री हैं, और कहा यही जा रहा था कि उनकी टिकट इस बार कट जाएगी। पवन सिंह ने एक बार किसी इंटरव्यू में बोला भी कि उन्हें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कह दिया गया था कि आप आरा के हैं, आपको आरा से चुनाव लड़ाया जाएगा, और इसीलिए वो इंडिपेंडेंट खड़े हुए, क्योंकि उन्हें टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने। तो आरा से आर.के. सिंह ने टिकट दोबारा प्राप्त किया, और देखिए चुनाव मैदान में हैं, मजबूती से 2 बार जीत चुके हैं, केंद्रीय गृह सचिव रह चुके हैं, और
बड़े हाई प्रोफाइल मिनिस्टर भी माने जाते हैं, ऊर्जा के क्षेत्र में अच्छा काम हुआ है, प्रधानमंत्री भी उनकी तारीफ करते हैं। लेकिन क्या आरा की जनता उनकी तारीफ करेगी? देखिए, वो सीट महागठबंधन की तरफ से दी गई है CPI-ML यानी कि माले को, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, और सुदामा प्रसाद वहाँ पर तेली साहू समाज से आने वाले चुनाव लड़ रहे हैं। CPI-ML उस क्षेत्र विशेष में ख़ास तौर पर बहुत खासा पॉपुलर है। सुदामा प्रसाद भले ही उसके मेंबर हैं, कार्ड होल्डर, लेकिन वैसे भी वो सीट अपने आप में इस बात के लिए जानी जाती है कि लेफ्ट के वोट, वामपंथी वोट वहाँ पर अच्छे खासी संख्या में हैं। उस पर से तेली समाज से आते हैं। प्रधानमंत्री भी कहा यही जाता है कि वो भी घांची तेली समाज से आते हैं। तो क्या वहाँ एक अच्छी खासी संख्या में जो तेली समाज के वोट हैं वो RK सिंह की तरफ जाएंगी? प्रधानमंत्री ने जाकर के प्रचार भी किया, वहाँ नहीं गए, वो बक्सर गए, वहाँ आरा नहीं पहुँचे। और ये भी कहा जा रहा है कि वहाँ तो यादवों की संख्या 2.5-3 लाख है, तो वो कैसे ऑफसेट करेंगे RK सिंह के लिए ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि जो वहाँ पर राजपूत मत हैं और दूसरे सवर्ण जातियाँ हैं वो उतनी ज़्यादा तो नहीं है। उस पर से मुस्लिम यादव जो एक MY समीकरण है प्लस तेली साहू समाज का, तो कहीं ना कहीं एक टाइट रेस माना जा रहा है। फिलहाल बढ़त बताई जाती है सुदामा प्रसाद के लिए, लेकिन अंततोगत्वा कहा यही जा रहा है कि कुछ वोट जो मोदी वोट हैं, अति पिछड़ा वोट, जो साइलेंट वोट है, वो वोट बार बार काम आए हैं। मार्जिन हमेशा अच्छा रहा है पिछले 2 बार से, इस बार मार्जिन कम सकता है, लेकिन जीत RK सिंह की होगी, ऐसे लोगों का मानना है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि सुदामा प्रसाद बहुत बढ़िया टक्कर दे रहे हैं और वहाँ तो कुछ भी हो सकता है आरा में। अब आ जाइए जो सीट सासाराम की है। सासाराम में जीवेश राम चुनाव लड़ रहे हैं और टिकट काट ली गई। आप जानते हैं सिटिंग MP छेदी पासवान, उनकी टिकट काट ली गई, तो वो चुपचाप शिथिल हैं। कहा यही जा रहा है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रचार भी नहीं किया और उन्हें ये बात समझ नहीं आई कि उनकी टिकट क्यों काटी गई। उनके बारे में फीडबैक था कि अनपॉपुलर हो चुके हैं, लेकिन सिटिंग MP का टिकट कटे तो जाहिर है लगता है। पर देखिए, वहाँ अमूमन जो NDA के वोट्स हैं अच्छी खासी संख्या में है, रिजर्व सीट है, तो इस कारण से हमेशा NDA को बढ़त मिलती है। और जब तक वहाँ पर मीरा कुमार के परिवार से कोई व्यक्ति चुनाव न लड़े तो वो टक्कर नहीं हो पाती है। इस बार जो मनोज कुमार को टिकट दी गई है तो वो उस तरह से ऊर्जा वहाँ अपना दिखा नहीं पाए, वहाँ मजबूती से उतने वो लड़ नहीं पाए, और उसका देखिए नतीजा यही है सामने आज की तारीख में कि 20 पड़ते दिखाई पड़ रहे हैं जीवेश राम, बावजूद इसके कि जो सिटिंग सांसद छेदी पासवान जिनकी टिकट कटी वो बहुत ज़्यादा उत्सुक होकर के NDA भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को साथ देते नजर नहीं आए। तो इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी थोड़ा अपने आप को आश्वस्त महसूस कर सकती है। और अब आ जाइए काराकाट। काराकाट की लड़ाई सबसे बड़ी लड़ाई कही जा रही है, क्योंकि काराकाट की जो लड़ाई है वो कई प्रतिमानों को तोड़ती है। कई ऐसे जो स्थापित प्रतिमान थे, जैसे कि कुशवाहा वोट हमेशा जाते हैं NDA को, इस बार ऐसा लगता है कि ये तमाम प्रतिमान टूटेंगे। बगल की सीट काराकाट के औरंगाबाद की, औरंगाबाद में कुशवाहा बनाम भारतीय जनता पार्टी के राजपूत उम्मीदवार सुशील सिंह एक दूसरे के खिलाफ खड़े, कुशवाहा और राजपूत उम्मीदवार। तो कैसे उम्मीद करें यहाँ पर कि यहाँ के राजपूत वोट देंगे उपेंद्र कुशवाहा को जो NDA उम्मीदवार हैं, क्योंकि बगल की सीट पर तो लड़ाई एक दूसरे से लड़ी गई है। अगल बगल की सीटों में ये तनाव देखा जा रहा है। और ऐसे में जबकि राजपूत समाज को एक विकल्प मिल गया, एक बहुत ही तगड़ा विकल्प, पवन सिंह इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर भोजपुरी सुपरस्टार, और उसके बाद से कहा यही जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए हालात बड़े मुश्किल हो गए हैं, बहुत ही मुश्किल हो गए हैं। उनके खिलाफ खड़े हैं राजा राम सिंह, वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं और ये भी माले की टिकट पर हैं। अब माले की टिकट 3 लोगों को मिली है, आरा, काराकाट और नालंदा, इन 3 सीटों पर है। तो माले की टिकट वाले राजा राम अगर कुशवाहा समाज एक तरफा उन्हें देता है, क्योंकि इधर तो इनके पास वोट नहीं है NDA के,
उपेंद्र कुशवाहा के पास, तो लड़ाई फिर बहुत मजबूत हो जाती है राजा राम सिंह के लिए, क्योंकि वो जो महागठबंधन के वोट्स हैं, एमवाई समीकरण वगैरह वगैरह, उसके साथ जो उनका अपना समाज अगर खड़ा हो जाता है तो फिर ऐसे में जाहिर है कि उनकी उम्मीदवारी मजबूत हो जाती है, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए, इंडिया और एनडीए दोनों के जो उम्मीदवार हैं वो कुशवाहा समाज से ही आते हैं। और ऐसे में कुशवाहा समाज को वहाँ तय करना पड़ेगा कि किस तरफ जाना है। जो जानकारियाँ अभी तक आ रही हैं उसमें यही है कि राजा राम सिंह की उम्मीदें, यानी कि माले उम्मीदवार, महागठबंधन के उम्मीदवार की उम्मीदें ज़्यादा है, तो उपेंद्र कुशवाहा से वोट अब छिटक कर जा रही है माले के उम्मीदवार की तरफ, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की तरफ। प्रधानमंत्री ने वहाँ पर सभा की है, राजनाथ सिंह ने सभा की है, वहाँ पर बड़े बड़े राजपूत नेताओं को स्थानीय भेजा गया है, राजपूतों को समझाया जाए राजपूत समाज वोट उपेंद्र कुशवाहा को दे, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि हो पाया है। और वो तमाम लोग वोट दे रहे हैं आज की तारीख में पवन सिंह को। तो नंबर 1 और नंबर 2 की रेस में पवन सिंह और राजा राम सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, ये अपने आप में अजीब है, लेकिन वो रेस में फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। चमत्कार हो जाए तो बात अलग है। अब आ जाइए पटना प्रमंडल में, और यहाँ पर जो 4 सीटें हैं उसमें से सबसे दिलचस्प जो मुकाबला है वो आपको पाटलिपुत्रा में हो रहा है। पाटलिपुत्रा में मीसा भारती तीसरी दफ़ा अपनी किस्मत आजमा रही हैं और उनके सामने खड़े हैं रामकृपाल यादव फिर से। और आपको याद होगा 2014 में किस तरह से मीसा भारती उस वक्त आरजेडी में थे, पाटलिपुत्रा की सीट से सांसद रामकृपाल यादव के घर पहुंच गए और कहा कि चाचा हमें सीट देंगे। रामकृपाल जी घर छोड़कर निकल गए और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, और तब से वो लगातार 2 बार हरा चुके हैं। मीसा भारती को क्या इस बार मदद मिलेगी? मीसा भारती को अपने समाज की क्या इस बार मीसा भारती इस बात का लाभ उठाएंगी कि वहाँ पर कोई तीसरा त्रिकोण नहीं है? क्योंकि 2014 में तो ट्रायंगल के कारण हार गई थी, वो कहती हैं, क्योंकि वहाँ पर जनता दल यूनाइटेड खड़ा हो गया था। इस बार आमने सामने की लड़ाई है और कहा यही जा रहा है कि यादव समुदाय के तमाम वोट जो हैं वो जा रहे हैं मीसा भारती को। आरजेडी के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये प्रेस्टीज का इश्यू बना हुआ है। खुद लगातार प्रचार में तेजस्वी गए वहाँ, राहुल गांधी वहाँ गए, लालू प्रसाद यादव वो जो फुलवारी शरीफ में इमारत शरिया है वहाँ जा कर के मुस्लिम वोट जो भी हैं वहाँ पर उसको अपने पाले में करने के लिए उन्होंने वहाँ के इमारत शरिया में जा कर के मुलाकात की, वहाँ के जो धार्मिक नेता हैं उनसे। और ऐसे में दिलचस्प है लड़ाई, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड पाटलिपुत्रा में रामकृपाल यादव का अभी तक बहुत बेहतर रहा है। एक एक्सेसिबल नेता हैं, हमेशा हर व्यक्ति के लिए उपलब्ध होते हैं, ये अच्छी बात उनमें है। लेकिन मीसा भारती के लिए समीकरण इस बार कैसे हो सकते हैं? आमने सामने की लड़ाई है और बहुत ज़्यादा इंडिया गठबंधन कहा यही जा रहा है कि अपने आप को मजबूत पा रहा है। कुशवाहा समाज के व्यक्ति को टिकट दिया गया है पटना में, तो कुशवाहा समाज का असर वहाँ पर पड़ेगा और कुशवाहा समाज के वोट भी मीसा भारती को मिलेंगे क्या? तमाम 6 जगहों पर कुशवाहा समाज को टिकटें दी हैं लालू यादव ने। ये तमाम समीकरण हैं, लेकिन फ़िलहाल कहा यही जा रहा है कि अगर तरीके से वोट पड़ गए तो रामकृपाल यादव के लिए हालात मुश्किल नहीं हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पीछे नहीं रहती हैं मीसा भारती। तो ये पाटलिपुत्रा की बात। पटना चले आइए। पटना में हमेशा से भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती आई है। सन 90 के दशक में सीपीआई एक बार सीपीआईएम चुनाव जीती, लेकिन उसके बाद से कहा यही जाता है कि पटना जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पॉकेट बरो है, मजबूत गढ़ कुछ अगर हैं देश में तो उसमें पटना। रविशंकर प्रसाद हाई प्रोफाइल उम्मीदवार वहाँ से चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं और उनके सामने थोड़े अननोन से हैं अंशुल अभिजीत। हालांकि मीरा कुमार जी के लड़के हैं, मीरा कुमार का खासा अपना पहचान सासाराम में, लेकिन मीरा कुमार की शादी एक कुशवाहा जाति से आने वाले व्यक्ति से हुई, इसीलिए वो सुरक्षित सीट से नहीं लड़ सकते हैं। और अंशुल अभिजीत पटना के जनरल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। कुशवाहा जाति से उन्हें उम्मीद रविदास समाज से जो मीरा कुमार का समाज है। और बहुत इंटरेस्टिंग है, उनकी अपनी शादी राजपूत समाज में हुई है, तो क्या तीनों समाज मिलकर कोई उन्हें जिताएगा? और एमवाई का गठबंधन तो है ही, तो कागज़ पर तो बड़ा अच्छा दिखता है। लेकिन कहा यही जाता है कि भारतीय जनता पार्टी
अगर कहीं सबसे मजबूत है तो पटना में है, और पटना में रविशंकर प्रसाद एक हाई प्रोफाइल नेता हैं, उनके लिए ये सीट निकालना मुश्किल नहीं है। अब बच गई 2 सीटें। जहानाबाद चलिए, जहानाबाद में चंद्रवंशी जी पिछली बार आपको याद होगा मात्र 1700 वोटों से जीते थे, चंदेश्वर चंद्रवंशी, और लोगों को यह लग रहा था कि नीतीश जी तो इस बार उनको टिकट नहीं देंगे, लेकिन उन्हें टिकट उन्होंने दे दिया। सिटिंग गेटिंग, टिकट नहीं काटा, टिकट उन्होंने काटा, ऐसा नहीं है कि किसी का नहीं काटा, उन्होंने सिवान में तो काटा ही टिकट कविता सिंह का, लेकिन यहाँ उन्होंने टिकट दे दिया। अब दिक्कत ये है कि इस बार सुना जा रहा है कि कई गाँव में वो घुस ही नहीं पाए हैं, बड़ी नाराज़गी रही है लोगों को, और वो काम उस तरह से नहीं कर पाते हैं। ये भी कहा जा रहा है कि 1700 मात्र वोटों से जीते थे, तो कहीं कुछ गुणागणित तो नहीं हो गया था उनके फेवर में रिजल्ट डिक्लेरेशन के दौरान। उनके खिलाफ आरजेडी के बड़े ही मजबूत बाहुबली कहे जाने वाले उस क्षेत्र में सुरेंद्र यादव हैं। आरजेडी ने दोबारा उन्हें टिकट दे दिया। पिछली दफ़ा उन्होंने मात्र 1700 वोटों से हार चखा था, इस बार वो चाहते हैं कि पूरा जो सूद समेत है वापस ले लिया जाए। तो आरजेडी के लिए एक मजबूत सीट है जहानाबाद कही जा रही है, और उसकी मुख्य वजह यह है कि दरअसल चंद्रवंशी जी की उम्मीदवारी जो है वो इसलिए भी कमज़ोर होती है कि वहाँ के जो भूमिहार समाज के वोट हैं उनमें सेंध लग गया है। अरुण कुमार जो कभी सांसद रहे हैं जहानाबाद से, वो खड़े हो गए हैं बसपा के टिकट पर, और एक लोकल मजबूत उम्मीदवार भूमिहार समाज से ही आते हैं आशुतोष, वो भी खड़े हैं। और अगर दोनों मिलकर के भूमिहार समाज के वोट काट लेंगे तो ये तो एनडीए के वोट कट गए, तो फिर बड़ी मुश्किल हो जानी है। हालांकि चंद्रवंशी जी के लिए भी चीज़ें बहुत आसान अगर नहीं हैं, तो उस तरफ सुरेंद्र यादव के लिए भी नहीं है। मुनीलाल यादव पूर्व विधायक टिकट की उम्मीद कर रहे थे, और रही मेरा तो इंडिपेंडेंट खड़े हो गए हैं, तो वहाँ भी कुछ वोट वो काटेंगे। लेकिन कहा यह जा रहा है कि आरजेडी इस सीट पर मजबूत है। और अब आखिर में 8वीं सीट नालंदा की। नालंदा आप जानते हैं कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के लिए पटना, वैसे ही नीतीश कुमार के लिए नालंदा। कौशलेंद्र जो कि लगातार 2 बार से वहाँ से चुनाव जीत रहे हैं, कहा जा रहा है कि वो हैंडपिक्ड हैं, हमेशा कहा जाता है हैंडपिक्ड हैं वो नीतीश कुमार के। पहले नीतीश कुमार वहाँ से जीता करते थे, फिर उन्होंने कौशलेंद्र को चुन लिया। अब कौशलेंद्र वहाँ से हर बार जीत के आ जाते हैं, नीतीश जी के नाम पर वो काम करें नहीं करें उनको जीत मिल जाती है। पर इस बार ज़रा सा मामला वहाँ टक्कर का बनाया है। किसने बनाया है? डॉक्टर संदीप सौरभ ने बनाया है। डॉक्टर संदीप सौरभ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और इस वक्त वो पाली से विधायक भी हैं। और अपने एक विधायक को सीपीएम ने टिकट दिया, और सीपीएम की टिकट पर वो लड़ रहे हैं नालंदा से। और अगर दोनों की तुलना की जाए तो लोग वहाँ ये कह रहे हैं कि कैंडिडेट तो ज़्यादा बढ़िया डॉक्टर संदीप सौरभ हैं, मनेर के रहने वाले हैं, पटना के पास के, और फिलहाल इस वक्त विधायक भी हैं। लेकिन उनके लिए नया क्षेत्र कौशलेंद्र उसी इलाके के हैं और 2 बार जीत चुके हैं। नीतीश जी की सरकार है, नीतीश जी मुख्यमंत्री है, और उनकी अपनी सीट है। तो ऐसे में जाहिर है कि चीज़ें डॉक्टर संदीप के लिए बहुत आसान इस वक्त नहीं है। तो जनता दल यूनाइटेड के लिए नालंदा की सीट, आरजेडी के लिए जहानाबाद की सीट, और पटना की सीट बीजेपी के लिए ये तय है। बीजेपी के लिए सासाराम की सीट भी तय है। ये 4 सीटों पर तो आप समझिए नतीजे बड़े क्लियर हैं। लेकिन बाकी की जो सीट है, चाहे वो बात हम आरा की करें, काराकाट की करें, ये दोनों सीटें बड़ी मुश्किल की सीट, और फिर पाटलिपुत्रा की सीट। तो ऐसे में इन सीटों पर कहा यही जा सकता है कि लड़ाई तगड़ी है, और तगड़ी लड़ाई बक्सर में भी है। तो लड़ाई कहाँ कहाँ? बक्सर में आपको लड़ाई दिखाई पड़ेगी, काराकाट में आपको दिखाई पड़ेगी लड़ाई, आरा में आपको दिखाई पड़ेगी लड़ाई, और लड़ाई आपको जहानाबाद में दिखाई पड़ेगी। 4 सीटें अभी इस वक्त लगता ऐसा है जैसे निर्णित है, जिसमें से 3 जन एनडीए की तरफ और 1 कहा यही जा रहा है कि जहानाबाद की सीट आरजेडी को जाती है। आखिरी वक्त पर क्या कोई चमत्कार हो जाएगा? क्या कुछ ऐसा हो जाएगा कि 8 सीटें जो हैं इस बार की, वो पिछली बार की तरह एक तरफा नहीं होंगी, बराबर बराबर बढ़ जाएंगी, या क्या होगा देखना पड़ेगा। क्योंकि इतना तो तय है कि जो 8-0 था मामला, शायद इस बार एनडीए के फेवर में 8-0 का नहीं रहे। कैसा लगा आपको ये न्यूज़ वीडियो? अपने कमेंट्स के ज़रिए आप हमें बताते हैं, बताते रहिए। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।